अमृतसर के मर्दमशनास शहर, जहां जिंदगी अपनी पूरी रानाइयों के साथ शोखियां करते गुजर रही थी, इसी के बाजार हुस्न की एक कंची थी जो अपनी खूबसूरती, हुस्न और जवानी में बेनज़ीर होने के साथ साथ हाजिर जवाबी और शौक़ों की वजह से भी मशहूर थी। जब से तहजीब व सकाफ़त ने अपनी करवट बदली थी, तारीख़ के साथ साथ अल्फाज ने भी अपने चोले बदलने शुरू कर दिए थे। अब हद अदब, जान की अमान पाऊँ, ज़िल्ले इलाही, जल्ले जलालहू, आलम पना, जन्नत मकानी जैसे अल्फाज दम तोड़ चुके थे और इनकी जगह हिज एक्सलेंसी, इज़्ज़त माब, इज़्ज़ो वाला शान जैसे अल्फाज ने जगह लेना शुरू कर दी थी। तवाइफ़ें जो कभी तरबियत और तहजीब सिखाने में यकता और माहिर समझी जाती थी, अब कसाद बाजारी का शिकार होकर रह गई थी। नाचने गाने वालियों की शोहरत के चाँद को ग्रहण लग चुके थे। दरबारों और महलों की राहदारियाँ उदासियों की नज़र हो चुकी थी। शहनशाहियत का जबरूद दम तोड़ चुका था। तहजीब व सकाफ़त ने भी करवट बदल ली थी। वो कंचियाँ जो दरबारों में कदम धरते ही रानी और महारानियों के ओहदों पर पहुँच चुकी थी, अपनी हरमा नसीबी पर मातम कर रही थी। जो इन ओहदों तक नहीं पहुँच पाई थी, दोबारा से अपनी खोलियाँ और हवेलियाँ आबाद करने लगी थी, या फिर सरदारों और समायाकारों की चार दीवारियों में फंक्शन करने लगी थी। ऐसी कंचियाँ जो कभी दरबार सरकार तक चढ़ी थी, अब वक्त की गर्ज से अपना माजी ढूंढने पर मजबूर हो चुकी थी। अब अगर किसी छोटी मोटी रियासत का सरदार भी ने बुला लेता तो वो इसे अपना एजाज़ जानती थी। अमृतसर का मर्दमखेज शहर, जो कभी शहर निगारा भी समझा जाता था, अब ऐसी बेकसी की तस्वीर बनकर रह गया था। फ़ारसी ज़ुबान की मांग उजड़ गई थी। अब इसकी जगह मिलीजुली शक्ल में नई ज़ुबान ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिसमें कहीं कहीं फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज भी अपनी झलक दिखाने लगे थे। बाज़ार हुस्न में लगने और सजने वाले दरबारों का हुस्न भी मान पड़ चुका था। तबलचे और सारंगी नवाज भूख से तंग आकर दूसरे काम ढूंढने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे में अगर कोई हवेली आबाद रह गई थी तो वो बड़ी गनीमत समझी जाती थी। मोरा जवान और खूबसूरत थी। ऊपर से जब वो चलती थी तो यूँ लगता था जैसे मोरनी चल रही हो। इसके गले में सुर संगीत तो खुदा ने कूट कूट कर भरा हुआ था। जब वो नाचती तो लगता था जैसे जंगल में कोई मोर अपनी मस्ती में नाच रहा हो। कंची फ़ारसी ज़ुबान से लिया गया लफ्ज़, जिसका मतलब था सोने में ढली हुई, पूरी तरह खुली हुई किसी गुलाब की मानिद। ये सच है कि मोरा पर यह लफ्ज़ पूरी तरह सज रहा था। इसके साथ ही दूसरी कंचियाँ इससे इस बात पर हसद करती थी। एक रोज़ जब वो सभी इकट्ठी बैठी थी और खानूम इनसे दूर पानदान में से पूरे पान की कुतरने लगाकर इन्हें तय करके इसमें पड़े नमंदे के तले रख रही थी, न जाने से क्या सूझी, इसने एक आह भरते हुए कहा, भले दिन होते थे, वो भी जब मोगलों के दरबार सजते थे। भांत भांत के लोगों की रोटी रोज़गार इनसे वाबस्ता था। हम जैसे मुआशरे के धुतकारे हुए लोग, इनकी बेटियां शहनशाहों के मन को भा जाती तो महलों में जाकर राज करने लगती और पूछता पूछत पूरे ख़ानदान के ऐश हो जाते। मगर जब से मुए अंग्रेज़ों ने हुकूमतों पर कब्ज़ा किया है, हमारी खुशहाली तो दम ही तोड़ गई। महलों में उजाड़ पैदा हो गए। अब तो वही ऐश करती हैं जो अपने जिस्मों की सरेआम नुमाइश करती और बेचती हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी मोरा को, चमकते चाँद ऐसा हुस्न है और ऊपर से नाज नखरे ऐसे कि पुराना दौर होता तो इसके कदमों से कई लाशें उठाने पड़ते। अभी वो बात कर ही रही थी कि मोरा बड़े अंदाज से सहज कर कदम रखती अंदर आ गई और खनकती हुई आवाज़ में बोली, किसकी बात हो रही है? लो भाई, वो भी आ गई। इनमें से एक बोली, बैठ जाओ और सुन लो रोज़ रोज़ की रागनी। जब भी ज़रा फुर्सत मिलती है दम लेने को और इकट्ठे बैठने का मौका मिल जाए तो खानों की ज़ुबान पर तुम्हारे सिवा और किसी की तारीफ़ ही नहीं होती। मजाल है किसी और के लिए कोई लफ्ज़ इनकी ज़ुबान से उतरे। दूसरी ने तुनक्कर जवाब दिया, और क्या, अल्लाह ने ऐसे हुस्न और दूसरी खूबियों भी इतनी दे रखी हैं, तुम्हें जलापा क्यों हो रहा है? किसी और ने पहले की बात काटते इस पर चोट की। अरे कमबख्तो, यूं ही बातों के कनकवे उड़ाती रहोगी या काम के बारे में कुछ सोचोगी? ये वो हवेली है जहाँ कभी तमाशबीनों में खुशबूदार कवामों से सजे पान बांटे जाते थे, फिर ये टुकड़ों में बांटना शुरू हुए और अब इन टुकड़ों को भी वक्त की कुतरने में तब्दील कर दिया है। सोचो, जब ये भी रहा तो क्या होगा? खानूम, अब हम अपने जिस्मों के मांस तो चौखटों और खिड़कियों से लटकाने से रहे। ये तुम्हारी चहीती मोरा भी तो है। सारे बाजार में इसकी खूबसूरती की धूम मची है। नाचते तो को लोगों को लगता है कि मोर नाचता है, इसको भी तो कोई नहीं पूछता। हम तो फिर इससे हर लिहाज में कमतर हैं। वो भी शायद कितने दिनों से भरी बैठी थी, एक ही बार फट पड़ी। अभी इनकी गुफ्तगू जारी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। प्यारी जान जरा उठकर देखना कौन आया है। ये मोटे मुलाजिम भी भूख देखकर होले होले खिसकने लगे हैं। सच कहा है, धन का ऊंचा नाम, खानूम ने उकताए हुए लहजे में कहा। प्यारी जान भी कसमसाते हुए उठी और धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। चटखनी उतार के अभी इसने दरवाजे का पट खोला ही था कि वो धम से अंदर आ गया।
प्यारीजान की बाहें दरवाजे पर अटकी रह गई और इसकी आंखें हैरानी से आने वाले को तक रही थी। इसके सर पर पगड़ी बंदी थी, कमरबंद के साथ एक तो तमंचा उठसा हुआ था, दूसरी तरफ अपने मलफूफ में तलवार लटकी हुई थी। कमीज के ऊपर सिपाहियों के मखसूस निशान और बैज लगे हुए थे। फौजी बूटों को इसने उतारना भी पसंद नहीं किया था। यूं ही दंदनाता वो खानूम के करीब आकर ऊंची आवाज़ में कहा, मोरा कौन है? टिकटिकी पर लटकाने के ऑर्डर आए हैं इसके? मोरा ने हंसते हुए इसी अंदाज में जवाब दिया। बाकी सब इसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने मोरा का पूछा है। वो इसी लहजे में दोबारा धाड़ा, मैं हूँ मोरा। मोरा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं दरबार से आया हूँ, महाराजा रंजीत सिंह के दरबार से। खैरियत है? कोई भूल हो गई इस कर्मोमारी से? यकीन जानो दरोगा जी, सियासत से हमारा कोई लेन देन नहीं है, एक कंचन ने मस्कीन सा मुँह बनाते हुए कहा। बात तो पूरी होने दो, सिपाही ने रोब से कहा तो वो एक बार फिर सहम गई। बुरा काहे को मानते हो दरोगा जी? तवाइफों के पास दो ही हुनर होते हैं, एक चतवनकारी और दूसरी हाजिर जवाबी। मोरा ने फिर शोखी से जवाब दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने मोरा को अपने दरबार में बुला भेजा है, सिपाही ने बताया। ज़हे नसीब, खुश आमदीद। किसी ने सच कहा है, खुशबू जब फैलती है तो हर जगह अपना जादू फैला देती है। बड़ी खुशबख्त है मेरी बेटी, मोरा तुझे मुबारक हो। खानूम ने सब छोड़ छाड़ कर मोरा की बुलाई लेते हुए कहा। थोड़े तवक्कुफ के बाद फिर गोया हुई, कब हाजिरी होगी मेरी बच्ची की? लाहौर के दरबार में ही बुलाया है या अमृतसर में कहीं हाजिरी होगी? खानूम ने इसी चापलूसाना लहजे में दरियाफ्त किया। लाहौर जाना होगा, आप तैयारी रखें, जब भी हुक्म हो सरकारी प्यादे आगे से ले जाएंगे, सिपाही ने दोबारा जवाब दिया और फिर वापसी के लिए मुड़ा। ए दरोगा जी, कुछ खा पी तो लेते, अगरचे अब हम निगोड़ों के पास आपके शायान शान तो कुछ नहीं, मगर फिर भी थोड़ा ठहरो। खानूम इसी अंदाज में बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप बस इसे तैयार रखें, हो सकता है कल ही इसे जाना पड़े, सिपाही ने फिर बताया और वापस चला गया। मौसम ख़ज़ां और 1796 का साल था जब शाह ज़मान अपने मुल्क से फ़रार हुआ और इसने पंजाब का रुख किया। ये इसका पंजाब पर तीसरा हमला था। अगरचे वो अपने पहले 2 हमलों में बुरी तरह नाकाम हुआ था, तहम इस बार अफवाहें गर्म थी कि वो इतनी बड़ी फ़ौज के साथ हमलावर हो रहा है कि हिंदुस्तान की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। इसने अपनी 30,000 मुसल्लह अफ़गानों पर मुश्तमिल फ़ौज लेकर दिल्ली की तरफ पेशकदमी करने के लिए दरिया सिंध को पार किया। इसने अपनी कसीर फ़ौज के अलावा हिंदुस्तान में कसूर के निज़ामुद्दीन को अपनी मदद के लिए इनाम में लाहौर की सूबेदारी देने का वादा किया। सतलुज के पार पटियाला साहिब सिंह था, जो हर फातह की इताअत करने की अपनी ख़ानदानी रवायत पर पूरी तरह से कारबंद था। पंजाब की दूसरी तरफ रोहिला अफ़गान थे। अवध का वज़ीर और जनूब में मैसूर का टीपू सुल्तान था। इन सब ने इसरार करके अफ़गानों को हिंदुस्तान बुलाया था। शाह ज़मान के हिंदुस्तान पर हमला करने की खबर जो ही फैली, लोग जाने बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे। मिसलवार जो के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे पर हिफाजती टैक्स वसूल किया करते थे और टैक्स माले वसूल करते वक्त लोगों से इंतहाई ज़ालिमाना सलूक करते थे, वो भागने वालों में सबसे आगे थे। दिसंबर तक अफ़गानों ने पंजाब में झेलम तक का इलाका फतह कर लिया। लाहौर तक अब अफ़गानों का रास्ता रोकने वाले 2 सरदार थे, एक गुजरात का साहिब सिंह और दूसरा लाहौर का रंजीत सिंह। साहिब सिंह ने पहले अफ़गानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में हौसला खो बैठा और मशरिक़ की तरफ फ़रार हो गया। अफ़गानों की तोपों और बंदूकों से मुसल्लह अफवाज के मुकाबले में रंजीत सिंह सिर्फ 5,000 घुड़सवार इकट्ठे कर सका, जिनके पास लोहे की लंबी नालियाँ जिनमें आगे तीर रखकर इन्हें दुश्मन पर सांस के ज़ोर पर फेंका जाता था और नेज़े थे। अफ़गानों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि सिख मुत्तहिद हो जाएं और इनको जमा करने का वाहिद मरकज़ अमृतसर था। रंजीत सिंह अपनी फ़ौज और ख़ानदान को लेकर इस मुक़द्दस शहर की तरफ चल पड़ा। सरबत खालसा की बुलाए और बहुत से सिख सरदारों ने लब्बैक कहा और अमृतसर आ गए। इनका अक्सरियती फैसला था कि वो मैदान छोड़कर पहाड़ों में छुप जाए। जब अफ़गान इन खाली शहरों को लूट लें तब वो छुपकर इन पर हमले करेंगे। लेकिन रंजीत सिंह की सास सदा कौर ने रंजीत सिंह को मशवरा दिया, तुम कौन सा हिंदू ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो जो दुश्मन पर पीछे से छुप कर वार करोगे? सिख होकर सिख कौम की तज़हीक न कराओ, वो दुश्मन की छाती पर वार करो, सामने से। पहाड़ों में बुज़दिल छुपा करते हैं। आपकी बात मेरे मन को लगी है। हमें यकीनन अफ़गानों के सामने रहकर वार करना चाहिए, पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। रंजीत सिंह ने सदा कौर की तजवीज़ अपनी सिपा और सरदारों के सामने रखी तो सब ने इस बात की पुरजोर तायद की। वो सारे इसकी क़यादत में इकट्ठे होने पर तैयार हो गए। रंजीत सिंह ने अपने साथियों समेत लाहौर का रुख किया। उन्होंने अफ़गान फ़ौज से झड़प के दौरान इसे लाहौर के कुर्बो जवार से निकालकर शहर का मुहासरा कर लिया। हर रात वो और इसके जवान शहर के किसी न किसी हिस्से पर शबखून मारते और चंद अफ़गानों को हलाक करके अंधेरे में गायब हो जाते। जनवरी सन 1797 में शाह ज़मान को इत्तला मिली कि इसका भाई अफ़गानिस्तान में बगावत बपा करने की तैयारियां कर रहा है। इसने जनरल शाहानची खां को
क़यादत में 12,000 फौजियों को लाहौर में छोड़ा और ख़ुद बाकी फ़ौज लेकर काबुल रवाना हो गया। वापस जाती फ़ौज पर सिखों ने झेलम तक के सारे रास्ते हमले किए और इनसे बहुत सा जंगी सामान और दूसरा माल लूट कर सामान छीन लिया। जब इस बात का इल्म शाह हांची खां को हुआ तो इसने भी मौका से फ़ायदा उठाया और लूट मार करके आने वाले सिखों को रामगढ़ के करीब घेर लिया। मगर सिखों ने इसकी सारी तवक्कुआत को बर्बाद करके रख दिया, उसकी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इस मौसम सरमा में रणजीत सिंह शाह हांची को शिकस्त देकर पंजाब का हीरो बन गया। उधर शाहजमान को अपनी शिकस्त और शाह हांची का इस तरह मैदान जंग में हारना अपनी तजलील लगा और इसी तजलील बड़ी देर तक डंक मारती रही। इसने किसी न किसी तरह अपने घर के मसले को सुलझाया और एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमलावर होने के लिए सोचने लगा। जब हिंदुस्तान के लोगों को इसके इरादों की खबर हुई तो एक बार फिर अपने घर बार छोड़कर पहाड़ों में पनाहगज़ीन हो गए। अक्टूबर आते आते पंजाब के सारे बड़े शहर वीरान हो गए। शाहजमान ने भी सिखों से खौफनाक इंतकाम लेने की कसम खाई हुई थी। इसने अपने मुल्क के लोगों को फौज में शामिल होने की तरगीब देने का ऐलान किया। इसके साथ ही हर शख्स को हिंदुस्तान में लूट मार की आज़ादी होगी। पंजाब में एक बार फिर अफरा तफरी फैल गई, यहाँ तक कि अमृतसर में वाक़ मुक़द्दस इबादतगाह की हिफाजत के लिए मुट्ठी भर मुहाफिज रह गए। दिल्ली में मुग़ल दरबार में मुतय्यन अंग्रेज़ रेजिडेंट कौंस का कहना है कि सिखों ने बदतरीन बुज़दिली का मुजाहरा किया। साहिब सिंह भंगी गुजरात छोड़कर भाग गया। अफगानों ने शहर को लूट लिया और शहरियों को तहे तेग कर डाला। हिंदू और सिख तो पहले ही फरार हो चुके थे। अफगानों की लूट मार के शिकार होने वाले पंजाबी मुसलमान थे। रणजीत सिंह खुद गुजरावाला फरार हो गया। अफगानों ने गुजरावाला में भी खूब लूटमार की और शहरियों का कत्लेआम किया। अमृतसर में मुनक्किद होने वाले सरबत खालसा के शुरा की अक्सरियत ने पहाड़ों में पनाह लेने का फैसला किया। इस बार भी सदा कोने ने एहसास दिलाया कि वो जिन लोगों से हिफाजती टैक्स वसूल करते हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी इनका जिम्मेदारी है। इसने कहा कि अगर फिर कभी उन्होंने पहाड़ों में जाने का फैसला किया तो वो अपने साथियों समेत यही मरी जिएगी। इसने एक बार फिर रणजीत सिंह को न सिर्फ हौसला दिया बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर एहसास दिलाने की कोशिश की कि अमृतसर एक मुक़द्दस और पवित्र शहर है। इसने रणजीत सिंह को बुलाकर कहा कि वो एक सिख होने की हैसियत से ये कैसे गवारा करेगा कि कोई इसके मुक़द्दस शहर को यूँ उजाड़ता फिरे। नहीं, कभी नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता, रणजीत सिंह ने जवाब दिया। जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं वो न सिर्फ बुज़दिल है बल्कि सिखों के नाम और इज़्ज़त पर एक धब्बा है। फतह गुरु की देन होती है। हम एक बार फिर शाहजमान से टक्कर लेने की कोशिश तो करें। सदा कौर ने रणजीत सिंह को दोबारा समझाया। रणजीत सिंह ने अपने साथियों को इकट्ठा करके इनके सामने ये बात दोहराई। रणजीत सिंह के मामू दल सिंह ने हाज़रीन को बताया कि अफ़गान इतने दिलेर नहीं है जितना इन्हें समझा जा रहा है। वो सिखों के लिए मार भगाना मुश्किल नहीं। इसने खुद अकेले ही शाहजमान के लिए फल ले जाने वाले एक कारवां को लूटा है और इसमें कामयाब रहा है। दल सिंह की बातें सुनकर तमाम सरदारों ने एक बार फिर रणजीत सिंह को अपना सालार मुंतखब कर लिया। अफ़गानों ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ पहले की तरह किया। अगरचे शाहजमान का टारगेट सिख थे और इसने सिखों को नीस्तो नाबूद करने का ऐलान भी कर दिया था और मुसलमानों को इस बात का यकीन था कि चूँकि अफ़गान इनके हम मज़हब हैं इसलिए वो अफ़गान फ़ौजियों के हाथों लूटने से महफूज रहेंगे। मगर अफ़गान फ़ौज ने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मुसलमान काश्तकारों से छीन ली। 27 नवंबर सन 1798 को शाहजमान लाहौर में दाखिल हो गया। इस मरतबा इसने अपनी फ़ौज को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। इसने सख्त अहकामात जारी कर दिए कि लाहौर में लूटमार बिल्कुल नहीं की जाएगी। जंग सिर्फ सिखों के ख़िलाफ़ थी। अगर सिखों को पंजाबी मुसलमानों और हिंदुओं से अलग कर दिया जाता तो आधी जंग तो वैसे ही जीती जा सकती थी। इसके अलावा सिखों को माझे वालों यानी कि सतलुज और रावी के दरमियान रहने वालों और मालवे वालों यानी सतलुज के मशरिक में रहने वालों में तकसीम कर दिया जाता तो पंजाब को एक गोली भी चलाए बगैर फतह किया जा सकता था। शाहजमान के दूसरा मंसूबा बज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त लगता था। इर्द गिर्द के सरदार अपनी अपनी सरदारियाँ बचाने की खातिर शाहजमान की हमायत कर रहे थे। कसूर के निज़ामुद्दीन की ख्वाहिश थी कि पंजाब का कब्ज़ा शाहजमान के हाथों में चला जाए ताकि इसे लाहौर की सूबेदारी मिल जाए। कांगड़ा का संसार चंद अपने आप को हिंदुओं का तर्जुमान बताता था, जबकि साहिब सिंह अपनी रवायत निभाते हुए ज़मान खां का साथी और ख़ुद को मालवे के सिखों का नुमाइंदा जाहिर करता था। ऐसे में सिर्फ रणजीत सिंह था जो कांटे की तरह ज़मान की आंखों को चुभ रहा था। शाहजमान ने अफ़गानों का एक लश्कर अमृतसर की तरफ भेजा। रणजीत सिंह ने शहर से 5 मील बाहर आकर अफ़गानों का रास्ता रोक लिया। 3 घंटों की लड़ाई के बाद अफ़गान लाहौर की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। रणजीत सिंह ने इनका पीछा करते हुए लाहौर का मुहासरा कर लिया और अफ़गानों की रसद के तमाम रास्ते बंद कर दिए। इसने निवाही इलाके की खड़ी फसलों को जलवा दिया ताकि अफ़गान अफवाज इनमें छुप ना सकें। इस वजह से अफ़गान दिफाई जंग लड़ने पर मजबूर हो गए। दिन गुजरते जा रहे थे। कोई दिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा था और ना ही कोई ऐसा इम्कान दिखाई देता था कि अफ़गान सिखों का मुहासरा तोड़कर दिल्ली की तरफ पेशकदमी करें।
शाहजमान ने पहले तो प्यार के साथ अपनी फौजों को आगे बढ़ाने पर उकसाया, फिर डांट डपट भी की, मगर अफगानों पर सिखों की इतनी दहशत तारी थी कि वो रात होने के बाद अपनी बैरकों से निकलने पर तैयार नहीं थे। बिलाखिर शाहजमान ने सिखों को फना करने का इरादा तर्क कर दिया। इसने सिख सरदारों को यकीन दहानी करवाने के लिए अपना एक एजेंट अमृतसर भेजा कि वो सिखों की अमलाक और शहरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा अगर वो ये बता दे कि वो क्या चाहते हैं। सिखों ने मुतफिका तौर पर जवाब दिया कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते कि अफगान अपने मुल्क वापस चले जाएं। शाहजमान ने अपने एजेंटों को यह हिदायत दी कि वो सिखों में फूट डलवाने की कोशिश करें और इसके लिए सरदारों को भारी रकूम की पेशकश करें। शाहजमान की चाल कामयाब रही। बहुत से सरदारों ने अपने नुमाइंदे लाहौर भेज दिए। शाहजमान खान ने इनकी खूब आवभगत की। इसने शाहाना अंदाज में ने कहा कि मैं ये मुल्क तुम्हें अता करता हूँ, आज़ादी के साथ रहो और अपनी ज़मीनें काश करो। उधर ऐन वक्त पर एक निजात दहिंदा उठा। यह साहिब सिंह बैदी था, जिसने सरदारों को समझाया कि वो गैर मुल्की हमला आवरों से मुज़ाकरात न करें। सरदारों ने इसकी बात मान ली। जब दोबारा शाहजमान के एजेंट इन सरदारों के पास आए तो उन्होंने कहा, हमने ये मुल्क तलवार से हासिल किया था और तलवार ही से इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस पर शाहजमान को बहुत गुस्सा आया और इसने कसम खाई कि वो सिखों को जंग ही के ज़रिए सबक सिखाएगा, मगर शाहजमान का लश्कर हर वक्त सिखों के अचानक हमले से खौफजदा रहता था। सिख रात को लाहौर में घुस आते और तफंकों के फायर करते। इनका मुकाबला करने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता था। शाहजमान के भाई महमूद ने एक बार फिर अफगानिस्तान में गड़बड़ फैला दी थी। शाहजमान ने कई माह से अपने फौजियों को तनख्वाहें भी अदा न की थी और वो शहर को लूटने की इजाज़त मांग रहे थे। जब शाहजमान ने हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ऐसा करने से इनकार कर दिया तो इसके फौजियों ने मज़ीद जंग करने से इनकार कर दिया। ये देखकर शाहजमान ने अपनी फ़तह के तमाम मंसूबे ख़त्म किए और काबुल वापस चला गया। जाते जाते इसने ऐलान किया कि जो ही महमूद के साथ इसका मामला तय हो जाएगा वो दोबारा हिंदुस्तान को फतह करने के लिए वापस आएगा। यकीनन इसने ऐसा किया। पूरे 12 बरस के बाद वो पंजाब में दोबारा वापस आया, मगर एक सालार के हैसियत से हिंदुस्तान को फतह करने के लिए नहीं, बल्कि लाठी टेक तो अपना के दरख्वास्त लेकर रंजीत सिंह के पास आया, क्योंकि इसके भाई महमूद ने इसे गिरफ्तार करके इसकी आंखों में गर्म और तपती हुई सलाखें फिरवाकर इसे हमेशा के लिए अंधा कर दिया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सिख सल्तनत की अरूज ज़वाल की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ किंगडम। अल्लाह हाफिज़।